सभी श्रोताओं को अनिल कुमार दीक्षित का नमस्कार। इससे पहले वाले अंक में हम आपको बता चुके हैं कि मजिस्ट्रेट ने सब इंस्पेक्टर को आदेश दे दिए थे कि वो अवतार सिंह को थाने में बंद रखे, जबकि लंबा गिरोह के सभी सदस्यों को वो छोड़ दे। इसके आगे की कहानी हम आज आपको बता रहे हैं। रात भर बारिश हुई थी। सुबह से भी बारिश लगातार हो रही थी। 11 बज चुके थे। इस समय थोड़ा थोड़ा सा पानी कम हुआ था और रात की बारिश अब बूंदाबांदी तक सिमट गई थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने अपनी साइकिल उठाई और उसको लेकर के तेजी से थाने की ओर चला। उसको भरोसा नहीं था कि हवलदार ने रजिस्टर में मजिस्ट्रेट के कथानुसार लिखा होगा या नहीं लिखा होगा। इसीलिए वो जल्द से जल्द थाने पहुंच करके आगत रजिस्टर को देख लेना चाहता था। जैसे ही वो थाने पहुंचा, उसकी साइकिल एक सिपाही ने ली और वो सीधा उस टेबल पर गया जहां पर हवलदार बैठ करके आज की रपटें लिखा करता था। उसने बेसब्री से बहुत सारे रजिस्टरों में से वो वाला रजिस्टर निकाला जिसमें रोज की रोज रपट लिखी जाती थी। उसको ये देख करके उसने चैन की सांस ली कि हवलदार ने लंबा गिरोह को पकड़ने और अवतार सिंह को पकड़ने की कोई भी आगत अपने रजिस्टर में। सामने की जो कोठरियाँ थीं उनमें एक में अवतार सिंह बंद था। उसी समय लंबा गिरोह के सदस्यों को हथकड़ी और बेड़ियां लगाए हुए सिपाही ले जा रहे थे। वे लोग उसी समय जब अवतार सिंह की कोठरी के सामने पहुंचे तो रुक गए और हंसने लगे। अवतारा बिल्कुल भी बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन लंबा के साथ ही उससे मजा लेना चाह रहे थे। उनमें से एक बोला, अरे तुम तो हम लोगों की तरफ देख ही नहीं रहे हो, एकदम भूल गए हो क्या? उसका दूसरा साथी बोला, अरे अरे रहने दे उसको परेशान न कर। इतने गुस्से में क्यों हो प्यारे? क्या परेशानी हो गई? क्या किसी के इश्क के गम में जान निकली जा रही है? उसने फिर से दोहराया। अपने पुराने यार को क्या सत श्री अकाल भी नहीं कह सकते हो? सत श्री अकाल अवतार सिंह जी, कोई संदेशा भेजना हो तो बताओ, कोई प्यार का संदेशा उस जुलाहे की बेटी को। अवतारा सलाखों के पीछे से उसे यूं घूरता रहा जैसे वो उसको खा जाएगा, लेकिन इस समय वो कुछ भी नहीं कर सकता था। सुनते हुए उसका खून खौल भी था, इसके साथ उसका खून सूख भी गया। उसका मुंह पीला पड़ गया। सलाखों पर उसके हाथों की पकड़ कसती जा रही थी। तभी लब्बा अपने साथियों को और देख करके बोला कि सरदार जी का मिजाज आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे सत श्री अकाल का जवाब भी नहीं दिया। हमें फिर भी कोई मलाल नहीं, हम तो उसको फिर भी सत श्री अकाल कहेंगे ही। अवतारा खून का घूंट पी करके रह गया। गांव वालों को जब सुनिश्चित हो गए कि उस दिन जो ट्रेन आई थी वो लाशों का ढेर लेकर आई थी, तो पूरे गांव में गहरा मातमी सन्नाटा छा गया। लोगों ने अपने घरों के दरवाजों को अच्छे से बंद कर लिया। जब सवेरा हुआ तो पूरा का पूरा गांव स्टेशन पर कुछ नजर आ जाए ये देखने के लिए छतों के ऊपर उमड़ पड़ा। गाड़ी जिस रहस्यमयता के साथ आई थी उसी रहस्यमयता के साथ जा चुकी थी। स्टेशन पर कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा था। फौजियों के तंबुओं में सन्नाटा पसरा हुआ था। बारिश हो रही थी। हर आदमी दुखी दुखी सा लग रहा था। ना वहाँ कहीं आग दिख रही थी, ना कहीं धुआं उठ रहा था। वस्तुतः वहाँ जीवन का कोई संकेत ही नहीं दिख रहा था और ना ही कहीं मृत्यु था। वास्तव में न तो वहाँ जीवन था और न मृत्यु थी। फिर भी लोग उधर ताक ही रहे थे। शायद अब दूसरी रेलगाड़ी आए और कुछ ऐसा ही आगे भी हो। थोड़ी ही देर में गांव वालों ने देखा कि लंबा के गिरोह के सभी सदस्यों को हथकड़ी और बेड़ी लगाए हुए पुलिस गांव में आ रही थी। गांव में आने के बाद उन्होंने सभी की हथकड़ी और बेड़ियां काट दी और उनको स्वतंत्र कर दिया। उन्होंने कुछ कागजों पर उनसे दस्तखत और अंगूठे भी लगवाए। गांव वाले समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर माजरा क्या है। उनको पूरा भरोसा था कि अवतार सिंह किसी भी तरह से डकैती में शामिल नहीं था, लेकिन वो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि जो लंबा गिरोह पकड़ा गया था उसको इस तरह से पूरी तौर से खुले मैदान में आकर क्यों छोड़ दिया गया। पुलिस के हवलदार ने लंबरदार को एक तरफ ले जाकर के गुप्त मंत्रणा की। उसके बाद लंबरदार ने आकर के गांव वालों से जोर से पूछा, ये बताओ किसी ने
डाकू सुल्ताना के किसी आदमी को तो नहीं देखा है। सबने यही बताया कि वो तो पाकिस्तान चला गया और उसके गांव के जितने भी मुसलमान लोग थे वो गांव के लोग भी पाकिस्तान चले गए। लोग छोटे छोटे जत्थों में अलग अलग बट गए थे और वो सब लोग अपना अपनी बातें अपने अपने हिसाब से कर रहे थे। हर आदमी एक दूसरे के ऊपर संदेह कर रहा था कि पता नहीं इस गांव में क्या होने वाला है। हवलदार ने पीले रंग के कागज पर कुछ लिखा और उसके बाद लंबरदार को बुलाया और उससे कहा कि किसी भी आदमी को या तो साइकिल या तांगा लेकर के भेज दो और वो पाकिस्तानी पुलिस के कमांडर के पास चला जाए। उनको ये चिट्ठी दे दे जा कर के और अपनी तरफ से बता दे कि हमारे गांव में जो मुसलमानों की स्थिति है वो बहुत ही ख़राब है, उनको तुरंत यहाँ से ले जाने का इंतज़ाम के लिए फ़ौजें भेजें। अच्छा, तो तुम अब तुरंत निकल जाओ। हवलदार के आगमन ने पूरे गांव को दो भागों में बांट दिया था, जैसे कोई चाकू मक्खन को अलग अलग कर दे दो टुकड़ों में। मुसलमान अपने घर में उदास बैठे थे। न जाने क्या हुआ कि गांव का हर आदमी एक दूसरे से एकदम अनजान हो गया और अब तो ऐसे लगने लगा था कि जैसे सब एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। सिख भी नाराज से बैठे हुए थे, कह रहे थे इनका तो विश्वास ही नहीं करना चाहिए। हमारे अंतिम गुरु ने तो उन्हें चेतावनी भी दी थी, हमेशा इनका विरोध करो। हमारे दो गुरुओं को इन्होंने प्राणदंड दे दिया, उनके छोटे छोटे बच्चों को दीवार में चुनवा दिया। इससे ज़्यादा नृशंसता क्या हो सकती है। लंबरदार ने ही गांव के लोगों को बताया कि पास के गांव में से सभी मुसलमानों को निकाल करके रिफ्यूजी कैंप में पहुंचा दिया गया है। कुछ लोगों ने बीच में बोला कि हाँ, मैंने भी सुना है कि उसमें बहुत सारे लोग तो पाकिस्तान भेज दिया गया है। तभी लोगों ने देखा कि वहाँ पर कुछ लोग चले आ रहे हैं। जब उनकी आकृतियाँ पास आकर के स्पष्ट हुई तो उसमें ने देखा उसमें एक इमाम बख्श था और दो उसके साथ कोई और लोग थे। आपस में सभी के सलाम और अकाल, सत श्री अकाल, लंबरदारा सत श्री अकाल लोगों ने जवाब दिया। इमाम बख्श ने अपनी बात शुरू की और कहा, भाई गांव वालों, बताओ तुम लोगों ने हमारे विषय में क्या सोचा। उन्होंने बताया कि पास के गांव के सभी लोगों ने कहा है कि मुसलमानों को निकाल दिया जाए। चचा बोले कि वैसे तो मैं यहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग अगर कहोगे चले जाओ तो हम लोग गांव छोड़ के चले जाएंगे। लंबरदार ने कहा कि चचा वैसे तो कोई बात नहीं है, तुम यहाँ पे कभी भी रह सकते हो, कभी तक भी रह सकते हो, चाहे जितने समय तक रहो। जितना गांव हमारा है उतना ही गांव तुम्हारा भी है, लेकिन आजकल हालात बहुत ख़राब हैं। मेरी तुमको चचा सलाह है कि जब तक आप लोग रिफ्यूजी कैंप में ही रहें, जब तक ये सब मामला शांत ना हो जाए। के ये कहते ही कुछ मायूसी सी चारों ओर छा गई और माहौल कुछ तनाव युक्त हो गया, जिसको कि हल्का करने के लंबरदार दोबारा से बोला, अरे ये तो 2 दिन में नदी चढ़ाई ऊपर, अब तो इसके पार जाना मुश्किल ही है। अब तो तुम लोगों को किसी ट्रेन वगैरह का ही सहारा लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुमको पैदल ही नदी से पार करवा देता। चचा इमाम बख्श बोले कि अच्छा, तो फिर अगर हमें जाना ही है तो हम अपने बिस्तरे और बाकी चीज़ें बांध लें। घर को बनाने में हमारे पुरखों को सालों लगे, उनको समेटने में कम से कम रात भर का वक्त तो चाहिए ही। लंबरदार को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने ऐसा कह करके कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। उसके बाद लंबरदार ने इमाम बख्श को गले से लगा लिया और फूट फूट करके रोने लगा। तो आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं, ये कहानी यहीं समाप्त करते हैं। अभी ये कहानी आगे भी चलती रहेगी और हम अगले हफ्ते में या 1 या 2 दिन में हम आपको अगली कहानी के आगे के विषय में बताएंगे क्या हुआ। बताइएगा कि हमारा ये कहानी, इसकी बार का एपिसोड कैसा आपको लगा। इसके अलावा अगर आपने हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगर पसंद आया तो लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि वे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फेसबुक पन्ने पर भी अवेलेबल हैं, आप वहां पर भी जा कर के इसको सुन सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखें।